हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे। आज का जो नया टॉपिक है हमारा संधारित्र में संचित ऊर्जा, स्टोर्ड एनर्जी इन कैपेसिटर। देखिएगा, यहाँ जो संधारित्र में ऊर्जा है वो कैलकुलेट करनी है हमें। संधारित्र में संचित ऊर्जा उसको कैलकुलेट करना है। वो किस प्रकार से मैथमेटिकली कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट अगर अच्छा होगा तो ये आसानी से ही ये जो स्टोर्ड एनर्जी है, संचित ऊर्जा है, संधारित्र में संचित ऊर्जा है, इसको आसानी से कैलकुलेट कर पाओगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इसको समझिएगा। देखिएगा, एक संधारित्र दिया गया है इसमें, और जो कि क्या है, यहाँ पर मैंने इसको क्या कर रखा है, चार्ज्ड कर रखा है। ये आवेशित है। ये जो पूरा संधारित्र है ये क्या है, आवेशित है। देखिएगा, प्रारंभ में अगर संधारित्र आवेशित नहीं होता है, मतलब निरावेशित होता है, तो उस स्थिति में संधारित्र के पास कोई एनर्जी नहीं होती है। एनर्जी नहीं होती है कहने का मतलब वहाँ कोई वर्क डन नहीं होता, कोई भी कार्य नहीं होता है। ठीक है ना, क्योंकि हम संधारित्र को आवेशित ही नहीं करेंगे, तो आवेशित नहीं करेंगे तो कार्य भी नहीं होगा, और कार्य नहीं होगा तो ऊर्जा भी स्टोर नहीं होगी संधारित्र में। ठीक है। अब देखिएगा, अब आप किसी संधारित्र को देखिए, ये संधारित्र है, इसको आप आवेशित कर रहे हो, तो आवेशित करने में जो किया गया कार्य है वो कार्य विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संधारित्र की प्लेटों के मध्य संचित होता है। ठीक है ना, प्लेटों के मध्य संचित होता है। अब किस प्रकार से संचित होगा देखिएगा, ये संधारित्र है। अब इस संधारित्र को मैंने क्या किया, अभी विभवांतर की बैटरी से जोड़ दिया। तो जैसे ही जोड़ेंगे तो संधारित्र क्या होगा, धीरे धीरे चार्जिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, और कुछ समय पश्चात पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा, आवेशित हो जाएगा। देखिएगा, जैसे जैसे संधारित्र पर आवेश, संधारित्र की जैसे ये प्लेट है, ठीक है, ये प्लेट दिख रही है आपको, इस प्लेट पर आवेश की जैसे जैसे मात्रा बढ़ेगी, जैसे पॉजिटिव चार्ज आएगा इस प्लेट पर पूरी पर, तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो पॉजिटिव आने की वजह से क्या होगा, देखिएगा ये चार्ज पॉजिटिव है, और ये पहले से पॉजिटिव आ गया एक बार, फिर दूसरा पॉजिटिव आ रहा है, तो इस पॉजिटिव और पॉजिटिव के बीच में क्या होता है, रिपल्सन होता जाता है कंटिन्यू। अब फिर और पॉजिटिव चार्ज आएंगे, और आएंगे पॉजिटिव चार्ज आते जाएंगे, तो रिपल्सन होता जाएगा। रिपल्सन मतलब प्रतिकर्षण, और प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध यहाँ कार्य होता है, और वो कार्य यहाँ विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। ठीक है ना, ये संधारित्र की प्लेटों के मध्य संचित होता है ये कार्य, जो कि विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में होता है। ठीक है ना, ये कार्य विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में होता है, ये बात याद रखिएगा। तो ये कब होगा, जब आप संधारित्र को आवेशित करोगे, संधारित्र को कंटिन्यू आवेशित करोगे, तो आवेशित करने पर ही क्या होगा, संधारित्र की प्लेटों के मध्य ऊर्जा है वो विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगी, विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगी। ठीक है। तो अब आगे देखिएगा, कोई भी संधारित्र है उस, देखिए एक यहाँ पर मैं डायरेक्टली भी ऊर्जा कैलकुलेट कर सकता हूँ। देखिएगा कैसे कैलकुलेट करेंगे डायरेक्टली। देखिए, इनिशियल स्टेट की बात करें, स्टार्टिंग में जब हमारा जो कैपेसिटर संधारित्र है वो डिस्चार्ज है शुरुआत में, उस स्थिति में उसके पास कोई एनर्जी नहीं है। इसका मतलब वर्क डन क्या है, जो किया गया कार्य है वो कितना है, जीरो है। तो स्टार्टिंग में जीरो है, लेकिन क्या होता है कि आप क्या करते हो, यहाँ क्या करते हो, जो विभवांतर की बैटरी से जैसे कैपेसिटर को जोड़ते हो तो संधारित्र क्या होता है, धीरे धीरे आवेशित होता है, और आवेशित होकर उस पर पूर्ण रूप से क्या हो जाता है, मतलब पूर्ण रूप से चार्ज क्या हो जाता है, क्यू आ जाता है। पूर्ण रूप से चार्ज क्या आ जाता है, क्यू। जैसे कि मान लिए क्यू आ गए। ठीक है, कहने का मतलब संधारित्र पूर्ण रूप से आवेशित हो गया, अर्थात उस पर आवेश की मात्रा क्यू आ गई, और प्लेटों के मध्य विभवांतर कितना आ जाएगा, उस केस में वी आ जाएगा। प्लेटों के मध्य विभवांतर कितना आ जाएगा, वी आ जाएगा। तो किया गया कार्य कितना हो जाएगा, डब्ल्यू आ जाएगा। तो डब्ल्यू बराबर क्यू वी के रूप में आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें एवरेज वर्क डन चाहिए, एवरेज वर्क डन यानी औसत जो कार्य बनेगा, जैसे कि ये इनिशियल स्टेट के लिए है, ये फाइनल के लिए। तो टोटल वर्क डन जो बनेगा, एवरेज वर्क डन औसत जो किया गया कार्य है वो कितना बनेगा, इन दोनों को जोड़ देंगे, और जोड़ करके क्या करेंगे, 2 से भाग लगा देंगे। तो ये एनर्जी हमें निकालनी है। ठीक है ना, ये W बराबर क्यू वी बाई 2। ठीक है ना, 1/2 QV के रूप में एनर्जी निकालनी है। ठीक है, तो ये एनर्जी हमें कैलकुलेट करनी है। तो ये मैंने नॉर्मली बता दिया, आपको एक्सप्लेन कर दिया। बहुत आसान मतलब मेथड है ये भी। इसमें आपको स्टार्टिंग में यही ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारा जो संधारित्र है वो स्टार्टिंग में कैसा है, डिस्चार्ज है। डिस्चार्ज का मीनिंग यही होता है कि उस संधारित्र में कोई एनर्जी स्टोर नहीं है। तो एनर्जी स्टोर नहीं है तो वर्क डन जीरो है। लेकिन जैसे ही हम क्या करेंगे, संधारित्र को किसी भी वोल्ट की बैटरी से जोड़ेंगे तो संधारित्र धीरे धीरे आवेशित होना स्टार्ट हो जाएगा, और संधारित्र पर क्या हो जाएगा, आवेश की मात्रा क्या आ जाएगी, क्यू आ जाएगी। जैसे ही वो पूर्ण रूप से आवेशित होगा, उस स्थिति में उस संधारित्र पर आवेश की मात्रा कितनी हो जाएगी, क्यू, और विभवांतर क्या हो जाएगा, प्लेटों के मध्य विभवांतर भी हो जाएगा, जो कि किसका था, बैटरी का था। तो उस स्थिति में जो किया गया कार्य है वो क्या होगा, W बराबर क्यू वी। आवेशित करने में किया गया कार्य W बराबर क्यू वी।
तो ये तो क्या था, पूर्ण रूप से आवेशित करने में किया गया कार्य था। और ये क्या था, स्टार्टिंग में जब कोई चार्ज नहीं दिया गया था अर्थात डिस्चार्ज था संधारित्र, उस केस में किया गया कार्य है। तो हमें तो एवरेज वर्क डन चाहिए, एवरेज मतलब औसत कार्य चाहिए। तो औसत जो कार्य होगा वो क्या होगा, इन दोनों का योग बटे 2, तो ये हो जाएगा औसत कार्य, जो कि विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। तो ये आसान सा मेथड था जो कि मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन किया है। अब देखिएगा, अब इसको थोड़ा सा और ढंग से एक्सप्लेन करते हैं, सुनिए ध्यान से। तो देखिएगा, यह सुनिए, पहले जो चीज़ लिखी उसको देखिए। किसी संधारित्र को आवेश क्यों एक साथ नहीं दिया जा सकता है। तो हम कोई भी कैपेसिटर है, उस कैपेसिटर को चार्ज है वो क्यों एक साथ, कैपिटल क्यों लिख दिया मैंने यहाँ, आवेश टोटल आवेश की मात्रा कितनी हमारे पास क्यों है, और उस क्यों को हम एक साथ नहीं दे सकते हैं। एक साथ नहीं दे सकते हैं कि उसकी जो मात्रा है वो शून्य से कैपिटल क्यू आवेश तक थोड़ी मात्रा में वृद्धि करते हैं, मतलब थोड़ी मात्रा में धीरे धीरे, जीरो से कैपिटल क्यू आवेश तक आवेश में वृद्धि करनी है ना, कैपिटल क्यू तक तो धीरे धीरे करनी है, ठीक है। तो इसी कारण से संधारित्र का जो विभव है वो भी क्या होता है, जीरो से बढ़ता है, शून्य से और वी तक बढ़ता है। वी तक क्यों बढ़ेगा, क्योंकि जो वी है ये वी विभवांतर की बैटरी है ना, तो वी तक बढ़ेगा, ठीक है। तो विभव कहाँ से, शून्य से जीरो तक, सॉरी शून्य या जीरो से वी विभव तक बढ़ता है संधारित्र का विभव। अब आगे देखिएगा, माना हम इसमें क्या करते हैं कि कोई पर्टिकुलर टाइम है, उस पर हमने विभव को नोट कर लिया। किसी पर्टिकुलर टाइम पे विभव क्या है हमारा, वी डैश है, जो संधारित्र का विभव वो कितना है, वी डैश है। और उस केस में जो आवेश मिला है विभव वी डैश के संगत जो आवेश मिला है, वो आवेश कितना मिला है, वो डी क्यू मिला है। देखिए लिखा ना, उसे डी क्यू आवेश दिया जाता है। भाई जो पर्टिकुलर टाइम पे हमने नोट किया है कि जो विभव है वो संधारित्र का विभव हो वो वी डैश है, और उस केस में क्या उस वी डैश के कोरेस्पेंडिंग मतलब उसके संगत जो चार्ज जो मिलने वाला है उसको वो डी क्यू मिलेगा। तो डी क्यू आवेश दिया गया है, तो वी डैश विभव पर जो डी क्यू आवेश जो देने में किया गया कार्य है, जो कि स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि करेगा, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया कि जैसे जैसे आवेश बढ़ेगा तो स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होगी, ठीक है ना। क्योंकि सेम चार्जेस की वजह से, मतलब सेम चार्ज यानी सेम चार्ज होंगे, सेम नेचर के चार्ज होंगे, सेम नेचर के चार्ज होंगे तो क्या होगा, रिपल्सन होगा। रिपल्सन का मतलब प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। और वो कार्य, वो वर्क किस में स्टोर होगा, विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में स्टोर होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा, डी क्यू आवेश देने में किया गया कार्य जो होगा डी डब्ल्यू बराबर वी डैश इंटू डी क्यू, समीकरण नंबर हो गया हमारा 1, ठीक है भाई। डी डब्ल्यू बराबर वी डैश इंटू डी क्यू, आपने सब पढ़ रखे हैं, ठीक है ना। कार्य बराबर नहीं पढ़ा, क्यू वी के रूप में पढ़ा, भी बताया भी है मैंने। तो वी डैश यहाँ पोटेंशियल है, विभव है, और डी क्यू मतलब वी डैश के कोरेस्पेंडिंग क्या है, चार्ज है, मतलब इसके संगत जो आवेश कितना है, डी क्यू आवेश दिया गया है वी डैश के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। वी डैश के अकॉर्डिंग ये चार्ज दिया गया है डी क्यू। तो अतः हमें क्या करना है, पूरे संधारित्र को आवेशित करना है। तो संधारित्र को जीरो से Q बराबर कैपिटल Q आवेश तक, क्यों कैपिटल, देखिए संधारित्र को जीरो से Q बराबर कैपिटल Q आवेश देने में किया गया कुल कार्य कितना होगा। तो कुल कार्य अर्थात इस समीकरण 1 का हमें क्या करना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ेगा। ये तो ओनली डी क्यू आवेश देने में किया गया कार्य ही था, लेकिन हमें तो क्या करना है, संधारित्र को कैपिटल Q आवेश तक आवेशित करना है। तो उस स्थिति में उस संधारित्र को, जो उस संधारित्र को आवेश देने में किया गया जो कार्य होगा वो कितना होगा, वो हमें देखना है। मतलब कैपिटल क्यू आवेश तक कैपिटल क्यू आवेश देने में किया गया जो कुल कार्य होगा वो हमें देखना है। अर्थात स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि कितनी हो जाएगी, टोटल यू बराबर डब्ल्यू इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू। समीकरण 1 का हमने समाकलन कर दिया जीरो से कैपिटल क्यू तक, ये समीकरण 2 बन गया है। अब हम ये देखिएगा, जो संधारित्र है हमारे पास, जो भी संधारित्र लिया है उसकी धारिता हमने कितनी ली है, सी ली है। संधारित्र की धारिता कितनी है, सी है। और विभव वी डैश के संगत संधारित्र में आवेश कितना है, मतलब यहाँ पर वी डैश के संगत संधारित्र में आवेश कितना होगा, क्यू बराबर सी वी डैश होगा। भाई आप ये थोड़ी कंफ्यूज हो रही होगी कि भाई वी डैश विभव के संगत, तो मैंने ये बताया ऐसा नहीं है। मतलब वी डैश विभव पर ये आवेश, मतलब ये वी डैश विभव पर डी क्यू आवेश दिया गया है, ये मतलब वृद्धि की गई है डी क्यू आवेश की, ठीक है ना। वी डैश जो विभव है उस पर हमने डी क्यू आवेश दिया है, ठीक है ना, डी क्यू आवेश। तो वी डैश विभव पर जो टोटल जो आवेश बनेगा वो आवेश कितना बढ़ेगा, ये तो डी क्यू आवेश दिया गया है वी डैश विभव पर, ठीक है ना। तो ये भी थोड़ा कंफ्यूज मत होना, इसमें ये थोड़ा डिफरेंट है। मतलब इसमें हमें खाली यहाँ देखिए संधारित्र की धारिता होगी विभव वी डैश के संगत संधारित्र में आवेश कितना हो गया, क्यू बराबर सी वी डैश हो गया, ठीक है ना। क्योंकि विभव क्या है हमारा, वी डैश है, विभव क्या है हमारा वी डैश, और धारिता कितनी है, सी है। तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, सी वी डैश हो जाएगा, ठीक है ना। तो वी डैश के कोरेस्पॉन्डिंग क्या होगा, चार्ज क्यू होगा, क्यू बराबर सी वी डैश के रूप में होगा, और वी डैश बराबर क्यू अपॉन सी के रूप में आएगा, ठीक है भाई। तो ये ध्यान रखिएगा, है ना। ये आवेश आ जाएगा वी डैश के कोरेस्पॉन्डिंग। तो वी डैश का मान हम क्या रखेंगे,
समीकरण 2 में रखेंगे, वी डैश का मान समीकरण 2 में रखेंगे। तो समीकरण 2 ये रहा हमारा, तो इसमें रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे तो रखते ही देखिए Q/C के रूप में आएगा यहाँ से वैल्यू Q/C इंटू डी क्यू। तो Q का 1/C तो कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर रख लेते हैं। Q का समाकलन आपको पता ही है, यहाँ से Q²/2 हो ही जाएगा, ठीक है। 0 से Q इसमें लिमिट होगी तो ऊपर वाली लिमिट फिर नीचे वाली पुट करेंगे तो ये इक्वेशन Q²/2C के रूप में आ जाएगा। तो U बराबर Q²/2C समीकरण 4 बन जाएगा, ठीक है। एक तो समीकरण 4 के रूप में आ जाएगी स्थिति ऊर्जा, मतलब Q और C के पद में, Q और C के पदों में आ जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, Q की जगह CV पुट करेंगे, तो CV पुट करेंगे तो ये C से एक C कट जाएगा, 1/2CV² आ जाएगा, 1/2CV² आएगा। 1/2CV² का मतलब ये है कि ये एनर्जी किस रूप में आई है, संधारित्र में जो ऊर्जा आई है वो किस रूप में आई, C और V के रूप में आएगी। अब देखिए C बराबर हम क्या लिख सकते हैं, Q/V लिख सकते हैं। तो यहाँ C की जगह Q/V कर देना, पुट करना है, V से V कट जाएगा और 1/2QV आ जाएगी। तो ये Q और V के रूप में आ जाएगी एनर्जी, ठीक है। तो हमने एनर्जी को कैलकुलेट कर लिया तीनों फॉर्म में, एक तो QV की फॉर्म में, फिर CV की फॉर्म में और फिर Q और C की फॉर्म में। तीनों फॉर्म देख ली यहाँ पर, तो एनर्जी की तीनों फॉर्म देखी है, QV, QC और CV, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, एनर्जी की ये इक्वेशंस हैं, ये फॉर्मूला है ना, ये आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए आगे, ठीक है। तो अब देखिए नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक और है समांतर प्लेट संधारित्र का ऊर्जा घनत्व। तो ऊर्जा घनत्व समांतर प्लेट संधारित्र का निकालना है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको। यदि हमारा जो समांतर प्लेट संधारित्र है उसकी प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल A है और प्लेटों को कितना आवेश दे रहे हैं, प्लेटों को क्यों आवेश दिया जाता है, तो प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र तो ये आपने पढ़ रखा है, E बराबर σ/ε0, ठीक है। क्योंकि सिग्मा बराबर क्या होगा, Q/A, जो सिग्मा की जगह Q/A रख देना, विद्युत क्षेत्र आ जाएगा इस प्रकार से। तो हमें तो चार्ज चाहिए, जो चार्ज आवेश की मात्रा ये हो जाएगी Q बराबर E/ε0 समीकरण 1। अतः संधारित्र में ऊर्जा कितनी स्टोर हो रही है, Q²/2C के रूप में हो रही है ना। तो यहाँ से Q का मान समीकरण 1 से रखेंगे या फिर बाद में रख देंगे, पहले C और देख लेते हैं। C यानी संधारित्र की धारिता, यदि प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल d है तो संधारित्र की धारिता C बराबर ε0A/d समीकरण 3, ये भी पढ़ रखी है। तो समीकरण 3 से तो C का मान समीकरण 1 से Q का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या बनेगी, हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी तो ये रखेंगे तो ये वैल्यू इस प्रकार से इक्वेशन बनेगी। इसमें काटने के बाद लास्ट समीकरण 4 बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ε0 से कट जाएगा, A से कट जाएगा, 1/2ε0 E² इंटू A इंटू D समीकरण 4 हो जाएगा, ठीक है। तो A इंटू डी, तो प्लेटों के बीच में जो वॉल्यूम है ना वो वॉल्यूम आ जाएगा। प्लेटों के मध्य जो आयतन है वो कितना है, V है। तो A इंटू डी की जगह तो हम क्या कर देंगे, V कर देंगे। A इंटू डी की जगह आपको क्या करना है, V करना है, क्योंकि A इंटू डी V होता है, ठीक है ना, प्लेटों के मध्य आयतन। अतः एनर्जी डेंसिटी यानी एकांक आयतन में जो ऊर्जा होगी, प्लेटों के मध्य जो एकांक आयतन में जो ऊर्जा होगी वो कितनी होगी, V से डिवाइड कर देंगे। V से डिवाइड करते ही 1/2ε0 के रूप में आ जाएगा, यहाँ से 1/2ε0 E² के रूप में समीकरण 5 बन जाएगा। अतः आवेशित संधारित्र में जो ऊर्जा होगी उसकी प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र के रूप में संचित होगी। अतः आवेशित जो संधारित्र होगा उसमें जो ऊर्जा होगी वो उसकी प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र के रूप में संचित होगी, विद्युत क्षेत्र के रूप में संचित होगी ऊर्जा, जो भी ऊर्जा संचित होगी, ठीक है भाई। ये हो गया इस प्रकार समीकरण 5, ठीक है। तो इस प्रकार से ये था हमारा समांतर प्लेट संधारित्र में संचित ऊर्जा, ठीक है ना। सॉरी, समांतर प्लेट संधारित्र का जो ऊर्जा घनत्व है वो है जो कि किस रूप में, विद्युत क्षेत्र के रूप में है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से ये हो गया हमारा टॉपिक आज का, यही था।